सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। 2021 का जो पेपर हुआ था जीआईसी मेंस का, तो उसमें एक निबंध आपका पूछा गया था, भूस्खलन कारण एवं निवारण। लेकिन जब आपदा आपके सिलेबस में है तो केवल यही टॉपिक नहीं पूछा जा सकता है, इसके अलावा भी टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। नहीं, कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा, इसके लिए किसी बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, बस आप इसी को पढ़िए। अब जब जीआईसी में आप इस निबंध की बात करते हैं, खास करके जब आप बात करते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से निबंध पूछे जाएंगे, तो वहां पर सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि निबंध में जैसे डिजास्टर पर निबंध आपको पूछा तो क्या क्या डायमेंशन बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि वो कौन कौन से डायमेंशन है जो बन सकते हैं। और अगर ये चीज आप जान गए, डायमेंशन को पहचान गए, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो यकीन मानिए आपका आधा काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो भूस्खलन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो निबंध आपसे पूछा जाएगा उसके डायमेंशंस पहले हम बता देते हैं। जैसे एक सीधा आपसे टॉपिक ये पूछा जा सकता है भूस्खलन पे कि कितना मानव प्रेरित कितना प्राकृतिक। भूस्खलन पे कितना मानव प्रेरित कितना प्राकृतिक। एक सवाल तो ये भी भूस्खलन पर पूछा जा सकता है, लेकिन ये बात केवल भूस्खलन की हुई, ये बात कंप्लीट नहीं हुई आपसे। ये तो 2021 का है। हम जो बेसिकली यहां पर डिस्कस करेंगे वो आपदा एवं उनका प्रबंध, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो भूस्खलन पर जैसे ये पूछा जाए और चाहे ये टॉपिक पूछा जाए, बहुत सही से समझिएगा, चाहे ये टॉपिक पूछा जाए और चाहे ये टॉपिक पूछा जाए, आपको लिखना लगभग एक जैसी बातें हैं, इसमें कोई अलग अलग बातें नहीं लिखनी है। लेकिन जब आपदा की आप बात करते हैं तो पीसीएस में जैसे जीआईसी का पेपर तो एक बार हुआ है, लेकिन आरओ के पेपर में और पीसीएस के पेपर में ये बहुत बार निबंध पूछे गए हैं। पीसीएस में 2023 में एक निबंध पूछा गया था, पिघलते ग्लेशियर। उस समय ये चर्चा में था, पिघलते ग्लेशियर, ये निबंध पूछा गया। और जब पिघलते ग्लेशियर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मानवता के लिए खतरा, मानवता के लिए खतरा, ऐसे करके ये निबंध उन्होंने पूछा था। 2020 की बात है, ये निबंध इन्होंने 2025 में पूछा है पीसीएस में, ये निबंध 2023 में पूछा है। 2020 कोविड का समय था तो उन्होंने कोविड महामारी पर पूछ लिया था, कोविड महामारी। और यहां इन्होंने कहा था आपदा से अवसर, आपदा से अवसर, इस तरीके का निबंध पूछ लिया। ये 2020 के पेपर में इन्होंने पूछा था पीसीएस के एग्जाम में। ठीक इसी तरीके से इन्होंने अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं करके पूछ लिया, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं। आपके कोई भी प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न मैं लूंगा। अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं। और जब अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं इन्होंने पूछी तो हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका के बारे में पूछा, हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका के बारे में, राजनीतिक भूमिका के बारे में इन्होंने पूछा कि क्या हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका है। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, हाँ दिला देंगे वो। आज कल कुछ पीडीएफ मिल गई है ना आपको, बाकी आज मिल जाएंगे धीरे धीरे, सारी पीडीएफ आपको दे ही देंगे। पीडीएफ हम करेंगे क्या, सारी पीडीएफ। बात समझ में। अब इन सारे टॉपिक्स को, सबसे बड़ा यहां पर चैलेंज क्या है कि इन सारे टॉपिक्स को आप किस तरीके से करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन सारे टॉपिक्स को, इतने टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप करेंगे कैसे आखिर। अगर केवल हम ये बात करें कि ये टॉपिक आपसे पूछे गए और ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, तो इससे तो काम बनने वाला नहीं है, इससे काम नहीं बनेगा। तो इनको आप फिर कैसे करेंगे, टैकल कैसे करेंगे, है ना, कैसे टैकल करेंगे। मान लो कि आपसे ये भूस्खलन पे पूछा गया, तो आप लोग क्या लिखेंगे जरा बताइए, भूस्खलन पे क्या लिखेंगे आप लोग, क्या आपका आइडिया है। अभी तक जो भूस्खलन पे आपने निबंध लिखने की कोशिश की हो, उसमें आपने भूस्खलन पे क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, उसके बारे में हमको बताइए।
कुछ है आइडिया? जो प्रोटेस्ट हुए हैं, मॉब हुआ है, उसे भी बन सकता है। वो आपदा का टॉपिक नहीं है, वो आपदा का टॉपिक नहीं है, वो सामाजिक राजनीतिक संकट का टॉपिक है। वो अलग सेगमेंट में हम करेंगे। जो बात आप कर रहे हो वहां पर आप अभी केवल फोकस करो। दूसरी चीज ये है कि जब आप कोई निबंध लिखेंगे तो क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पेपर है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ी सी बात इसमें होनी चाहिए, है ना। कल्याणी कह रही है कि सबसे पहले किसी रिपोर्ट के बारे में बताते हुए शुरू करेंगे। कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अर्बनाइजेशन को हम यहां पर मेन फैक्टर बनाएंगे। अर्बनाइजेशन क्या? कोई कह रहा है अमन तिवारी डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, आपदा के कारण आप बता रहे हैं, रिलीवेंसी आप बता रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको आप यूपी स्पेसिफिक भी करने की कोशिश करेंगे। और जब आप यूपी मतलब एक आप कह सकते हैं यूपी से कनेक्ट करेंगे, यूपी से इसको संबद्ध करने की कोशिश करेंगे। और अगर यूपी से इसको संबद्ध करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर सबसे बड़ा आपके पास चैलेंज ये होगा कि यूपी में क्या लिखेंगे। यहां पर जो प्रशासन इसके लिए कार्य करता है, और प्रशासन की जैसे बात आती है तो यह आपदा लाने में नहीं, आपदा प्रबंधन करने में जो कार्य करता है, जो इसका योगदान है, इसको यहां पर हम लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सुभेद्यता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। विशिष्ट भौगोलिक सुभेद्यता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। विशिष्ट भौगोलिक सुभेद्यता, सुभेद्यता, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस पे हमारी चर्चा होगी, होगी कि नहीं होगी। हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो विशाल जनसंख्या है, सघन बस्तियां हैं, और उत्तर प्रदेश की जो नाजुक परिस्थिति है, उसके कारण से, जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में आपदा हमारे यहां ज्यादा गंभीर क्यों बन जाती है? ज्यादा गंभीर कैसे? अगर ये आपसे पूछा जाए तो जहां पर जनघनत्व ज्यादा होगा, जहां पर जनघनत्व ज्यादा होगा, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पर ज्यादा समस्या हो जाएगी। जहां पर नाजुक परिस्थिति होगी, वहां पर ज्यादा समस्या हो जाएगी। मान लीजिए कि भूकंप आए, और भूकंप कहां आए? यस, वेरी गुड, आप लोग सही कह रहे हैं। देखिए, भूकंप आए, और भूकंप आए कहां? मान लीजिए नॉर्वे में, तो वहां पर जनघनत्व बहुत कम है, वहां पर लोग बहुत दूर 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 तक आपको मिलेंगे नहीं, बहुत ही विरल जनसंख्या है, तो वहां पर उतना नहीं। और यहां पर अगर छोटे से एरिया में ही उसका प्रभाव क्षेत्र हुआ, उसका जो एपिसेंटर है वो उसके इर्द गिर्द के एरियाज को आप देखोगे तो वहां पर नुकसान ज्यादा पहुंचा देगा, है ना। तो इन चीजों को जब आप निबंध लिखेंगे तो फोकस करेंगे। मेरे कहने का केवल मतलब यह है, जब आप निबंध लिखें तो ये चीजें आपके निबंध में, ये वर्ड्स आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका आपदा प्रबंधन से सीधा मतलब है, और इनका सीधा मतलब है किससे? जो हानि होती है उससे। हानि होगी तो उतने ज्यादा मुआवजा सरकार देगी, उतने ज्यादा लोगों को परेशानी होगी, हानि होगी। जनधन की जो हानि होती है भाई, जनधन की हानि इसी पे डिपेंड करती है ना भाई। जनधन की हानि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ मान लो सिंपल सी बात है, बाढ़। अगर हम बाढ़ को सेंटर में रखें, आपको मैं लिखना कोशिश कर रहा हूं कि अगर बाढ़ पे आ जाए तो सोचेंगे कैसे, अगर बाढ़ को आप सेंटर में रखें, ठीक है। अब देखिए, हमारे यहाँ अगर यूपी की बात करें, एक उदाहरण में दे रहा हूं, तो यूपी में 75 जिले हैं, और इन 75 जिलों में से 40 बाढ़ प्रवण है। 40 जो है इसमें, ये बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील है। बाकी कहीं तो आ ही सकती है, यहां पर 40 में बहुत तेजी से आ सकती है ना। यानी कि कुल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का आप देखोगे तो लगभग 241 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये बाढ़ प्रवण है। ये क्या है? ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। अब यहां पर जब बाढ़ आएगी तो यहां पर बाढ़, यहां पर जनसंख्या घनत्व भी ठीक ठाक है ना। और नहीं, ये 241 लाख हेक्टेयर तो पूरा क्षेत्र ही है, इसमें से लगभग 73.06, सॉरी 73.06, इतना, मतलब इसमें से इतना टोटल है, ये टोटल है, टोटल सॉरी, ये तो टोटल है, इतना लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है।
तो जब आप इसकी बात करोगे कि इतना क्षेत्र जो है ये बाढ़ प्रवण है, तो इस क्षेत्र को आप ज्यादा फोकस करोगे, आपको पता होगा। तो यहां पर आप अपनी नीतियां, अपने जैसे जब कोई आपदा आती है तो आपदा के लिए आप पहले भी प्रयास करते हो, आपदा के लिए आप बाद में भी प्रयास करते हो। आपदा पूर्व तैयारियां उनको बोलते हैं जो पहले प्रयास करते हो, और आपदा के पश्चात आप कार्य करते हो तो वो आपदा आने के बाद होता है। पूर्व वाले से आपदा के प्रभाव को कम किया जाता है, और बाद वाले से क्या किया जाता है कि आपदा को, जो आपदा हो गई है उससे लोगों को कैसे निजात दिलाया जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो अब इस तरीके से आप करोगे। अब इससे क्या होगा, बाढ़ आएगी तो क्या होगा, बाढ़ से हमारे जान माल की क्षति होगी, बाढ़ से क्या होगा, कृषि प्रभावित होगी कि नहीं। और हमारे यहाँ जो लोग हैं उनकी आजीविका का साधन क्या है, ज्यादातर लोगों की आजीविका का साधन क्या है, यही कृषि है। ठीक है, तो ये समस्या है। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, अब आपदा पर एक सबसे सिंपल सी बात है कि अगर आपदा पर निबंध आपको लिखना है तो कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी निबंध आप लिखोगे तो सबसे पहले आपको, कोई भी निबंध आप लिखते हो तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखते हो, सबसे पहले आप इंट्रो करते हो, सबसे पहले। ठीक है, अब ये जैसे मैंने पूछा था कि इसको स्टार्ट कैसे करोगे, प्रस्तावना कैसे करोगे, यानी कि इसकी रूपरेखा क्या होगी। कोई भी निबंध लिखोगे तो उसकी रूपरेखा क्या होगी इसमें। तो यहां पर एक बहुत प्रभावी तरीका होता है आपदा पर, जब भी आप लिखोगे निबंध, सबसे प्रभावी तरीका है कि कोई आप तात्कालिक समसामयिक घटना उठाइए, कोई समसामयिक घटना उठाइए और उसका जिक्र कीजिए, है ना। एक तरीका यह हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका तो यह है कि कोई आपने घटना उठाई, दूसरा तरीका है कि आप एक प्रासंगिक दार्शनिक उद्धरण लिखिए, है ना, या एक विरोधाभास लिखिए। कोई दार्शनिक उद्धरण उठाइए, दार्शनिक उद्धरण, दार्शनिक, है ना, लेकिन इसकी शर्त है कि यह प्रासंगिक होना चाहिए, ऐसे नहीं, है ना। आप कुछ विरोधाभास दिखा के शुरू करिए, ये भी लगभग मिलता जुलता वही है। कोई विरोधाभास की एक तरफ, इसको इसी में लिख लीजिए, यहां पर आप इसको विरोधाभास दिखा दीजिए कि एक तरफ हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश में है और हम दम भर रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, और दूसरी ओर हमारी क्या स्थिति है, दूसरी ओर हमारी स्थिति यह है कि हमारा एक क्षेत्र है जो अभी बाढ़ से नहीं उबर पाया है। आप ऐसे कुछ स्टार्टिंग कर सकते हैं, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम प्रकृति के क्रोध को केवल कैलेंडर की तारीखों में नहीं, प्रकृति के क्रोध को केवल कैलेंडर की तारीखों में नहीं, बल्कि हमारी नदियों के तटबंधों के टूटने, पर्वतों के खिसकने और चीखों में सुनते हैं। हम प्रकृति के क्रोध को ऐसे नहीं देखते हैं कि फलाने तारीख को ये आपदा हुई थी, फलाने तारीख को ऐसा हुआ था, नहीं, केवल ऐसे नहीं देखते हैं। हम इसको देखते हैं जो नदियां अपना विकराल रूप धारण करती हैं, हम इसको देखते हैं जब पहाड़ों से भूस्खलन होता है, हम इसको देखते हैं जब अन्य ऐसी कोई आपदाएं आती हैं। आप इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हो। तो ऐसी पंक्तियों से आप निबंध की शुरुआत कर सकते हो, और उसके बाद में जब आप इसको करोगे तो आप बताओगे कि प्राकृतिक घटना वर्सेस आपदा, बेसिकली इसमें अंतर क्या होता है। आपदा को क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। आपदा को क्या कहते हैं, आपदा को कहते हैं डिजास्टर। तो डिजास्टर और प्राकृतिक घटना जो है, प्राकृतिक घटना को क्या कहते हैं, हजार्ड। इसमें अंतर क्या होता है, ये दोनों में अंतर है, भले ही बड़ा सूक्ष्म अंतर है, बहुत महीन अंतर है, लेकिन इस अंतर को आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे कि आपदा कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि जब हम प्रशासनिक और ढांचागत सुभेद्यता जो हमारी होती है, तो प्रशासनिक और ढांचागत सुभेद्यता का परिणाम है। तो जो प्रशासनिक और ढांचागत सुभेद्यता है, वल्नरेबिलिटी है, उसका यह परिणाम होता है। हम इसको अगर इन चीजों को सही करें तो रोक सकते हैं, जबकि प्राकृतिक घटना तो प्राकृतिक तौर पर वो होती रहती है। ये बताने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब कोई भी निबंध आप लिखो तो निबंध में उसका ये मान के चलो कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जरूर लिखना चाहिए, जिसको आप कहते हैं पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि आप उठाओगे या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आप उठाओगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, है ना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिखना यहां पर जरूरी होता है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। और मान के चलो कि यहां पर जो आपने स्टार्टिंग की है, इसको लगभग आप 100 से 120 शब्दों में प्रस्तावना को लिखोगे। 100 to 120 शब्द, है ना, यहां पर इतने शब्द दोगे। और जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की आप बात करोगे तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर भी कम से कम 100 शब्दों में आप बात करोगे, 100 से 120 शब्दों में बात करोगे। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप बेसिकली दिखाओगे क्या? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप ऐसे दिखाओगे कि मानव सभ्यता, भाई एक तरफ हमारी मानव सभ्यता है और दूसरी तरफ क्या है, पर्यावरण है। अगर इन दोनों की हम बात करें तो मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आप देखोगे तो धीरे धीरे हम क्या हुए, पहले हम पर्यावरण से बिल्कुल करीब थे, पर्यावरण के बिल्कुल करीब थे। आप ये मान के चलिए कि जैसे पर्यावरण, जैसे प्रकृति, वैसे हमारा जीवन। हम शुरुआत में जंगलों में रहा करते थे, खाने के नाम पर जो भी प्राकृतिक चीजें थी, फल फूल थे, कंदमूल था, इनको हम खाया करते थे। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, हम खेती करने लगे, सामूहिकरण की प्रवृत्ति जागृत हुई, और जैसे जैसे ये प्रवृत्ति बलवती होती चली गई, हमारे जीवन में जटिलता आती चली गई। हमने संजोने का काम करना शुरू किया, हमने एकत्रीकरण का कार्य करना, कलेक्शन का काम करना शुरू किया, और वही लालच की प्रवृत्ति है जो आज भ्रष्टाचार का कारण बनी है। और हम जब कोई चीज इकट्ठी करने की कोशिश करने लगते हैं तो प्रकृति के, है ना, हाँ मेन बॉडी ही है, अभी मैं इसको बॉडी वगैरह में नहीं बांट रहा हूं। इंट्रोडक्शन तो आपका खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन जब खत्म हो गया तो ये मेन बॉडी में आ ही गया। ये क्या है, ये मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी में ही लिखेंगे, दिस इज मेन बॉडी। और उसमें से पहले है पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। वहां कोई ये थोड़ी ना देखेगा कि आपने क्या लिखा है, ये तो पैराग्राफ है, इतना तो आप समझ ही गए। तो हम प्रकृति से दूर होते चले गए, अब हम अपने लिए जीना शुरू कर रहे थे। होमो सेपियंस के विकास क्रम में आप देखोगे, जब इरेक्टस का विकास हुआ, इरेक्टस का मतलब है इरेक्ट, खड़ा होना, है ना, खड़ा होना। तो खड़ा होना यानी कि पहले हम चौपाए थे और धीरे धीरे हम क्या हुए, हमने खड़ा होना शुरू सीखा। तो पहले हम 4 पांवों पे बंदर की तरह चलते थे, खड़े हुए, वहां तक तो सब ठीक था। उसके बाद में हम जब आगे बढ़े तो हम जब सेपियंस खड़े हो गए तो हमने लगातार विकास ही किया है, और आज वही सेपियंस है जो एआई युग में आ गया है। आज वही सेपियंस है जो कुछ भी करने तैयार है, चांद पे घर बनाने को तैयार है। लेकिन इसी क्रम में यह हुआ कि हम प्राचीन भारत में देखेंगे और आज वर्तमान युग में देखेंगे किस तरीके से पर्यावरण से दूर होते चले गए। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, है ना, मैं फीस 1200 नहीं ले रहा हूं, तो वो होता क्या है, शुरुआती 200-300 सीटों के लिए फीस ऐप पर ये लोग रखते हैं। उस पर बैच आपका 1999 का है, इसमें शुरुआत में 50% ऑफ होती है। मान लो कि 200 सीट के लिए रखा गया, फिर ये सीटें जैसे फुल होंगी फिर 40% आप पर चला जाएगा, फिर 200 का स्लॉट फुल होगा, फिर ये 30% आप पर चला जाएगा। इस तरीके से होता है। और जिन लोगों ने हम पर यकीन किया, शुरुआत में रिजल्ट नहीं आया था और उन लोगों ने हमको ज्वाइन किया, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही। ऐसा शुरुआत में हम तो ये चाहते हैं ना कि ये कम रहे, तो इस तरीके से होता है। बाकी ये फीस पकड़ की बात बाद में करिएगा। अब आप देखिए, मैं आपसे बता रहा था कि कैसे मानव पर्यावरण से दूर होता चला गया। इसको आप प्रकृति भी लिख सकते हो, कैसे ये प्रकृति से दूर होता चला गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप बातें ऑफिस वाले पे करिए, जब पढ़ाई की बात हो तो केवल पढ़ाई की बात करिए, कैसे प्रकृति से ये दूर होता चला गया। जैसे मैं सामान्य सी बात आपको बता रहा हूं, पहले हमारे यहाँ जल संरक्षण की आप बात करिए, कितनी सामान्य सी विधि थी। कुएं हुआ करते थे, नदियां हुआ करती थी, सबसे पहले तो नदियां हुआ करती थी, तालाब हुआ करते थे, और इसी का जल इंसान पीता रहता था, इसी का जल पीता था, ना कोई बीमार होता था ना कुछ, प्राकृतिक तौर पर वो शुद्ध हो जाया करता था। लेकिन कब तक, जब हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं थे, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी, जब हमारे यहाँ किसी तरीके से केमिकल या पेस्टिसाइड का उपयोग एग्रीकल्चर कृषि में नहीं किया जाता था, तब तक ये सारी चीजें सही चलती थी। लेकिन एक समय आया जब होने लगा ये कि हमने भर भर के उत्पादन बढ़ाने के लिए खूब उर्वरक का, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, है ना, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। जब जो फीस दिख रही है वो उतनी है, पता की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऐसे होता है। यहां पर आप पढ़ने दीजिए, ये सब बातें बिल्कुल मत करिए अभी, है ना। जब जो फीस शो करती है वही होती है, वो ऐप पर ऐसा डिजाइन होता है, उसमें कोई आपके साथ धोखा नहीं हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो औद्योगिकीकरण होता है, औद्योगिकीकरण जो होता है, औद्योगिकीकरण हमेशा क्या करता है,
ये नगरीकरण को साथ लेके आता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण ये साथ साथ चलते हैं। और जो नगरीकरण है ये अपने आप में बहुत सारी समस्याओं की जननी है। स्लम्स का विकास ये होता है, जो डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ती है, स्लम्स बढ़ते हैं, है ना। जो दबाव है, दबाव नगरों पर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे औद्योगिकरण होता है। कुछ पुराने नगर रहे होंगे, लेकिन जब औद्योगिकरण होगा तो उसके पेरिफेरल एरिया में खूब तेजी से विकास होगा। यहां पर आप देखोगे तो स्वच्छता की कमी, स्लम्स अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होते हैं। तो पहले क्या होता था कि तालाब, नदियां, कुएं ये हुआ करते थे और हम उसका पानी पीते थे आराम से, हम स्वच्छ पानी भी मिल जाता था और स्वस्थ रहते थे, बहुत अच्छे से हम अपना जीवन यापन करते थे। हमने धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने के क्रम में जब खेती किसानी प्रारंभ की, है ना, तो जब खेती किसानी प्रारंभ की तो हमने भर भर के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, खूब ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। तो हुआ क्या, जो जल था इसमें यूट्रोफिकेशन होने लगा। यूट्रोफिकेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना जानिए कि जब जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो जल में जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है तो वहां पर अनवांटेड ग्रोथ होने लगता है। जैसे जलकुंभी का, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जलकुंभी उसमें मेन रोल अदा करती है। तो ये क्या करती है, ये खूब ज्यादा पनप जाती है, और ये जब पनपती है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और वहां का पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको डिस्टर्ब कर देती है। वहां पर जो मछलियां रहती हैं, वहां पर जो और कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो जल में जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो उनका जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। और जब उनका जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा ये गंदगी फैल जाएगी और पूरा जल प्रदूषित हो जाएगा। इसके अलावा भूमिगत जल की अलग समस्याएं हैं, भूमिगत जल की बिल्कुल अलग समस्याएं हैं। वहां पर जैसे आपका फ्लोराइड का पाया जाना, आर्सेनिक का पाया जाना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, स्किन के लिए बहुत हानिकारक है। कैंसर जनित तत्व, कई प्लास्टिक हमारे खान फूड चैन में आ गई है। तो हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते चले गए। और आपको मैं बताऊं कि प्राचीन भारत जो था, यानी कि जो ओल्ड इंडिया था, अगर ओल्ड इंडिया की बात करें तो ये नेचर के करीब था, ये बिल्कुल प्रकृति के करीब था। लेकिन अभी आप देखोगे धीरे 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 ब्रिटिश काल में प्रशासनिक नियंत्रण का जब केंद्रीकरण हुआ तो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया, और आधुनिक जो पर्यावरणीय क्षरण था वो प्रारंभ हुआ। उसकी नींव यहीं से पड़ी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ के किसी पर्यावरण की किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं थी। बस वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि उनका जेब किसी तरीके से भरता रहे। बस वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनको अपना जो कच्चा माल है वो मिलता रहे। और इसी क्रम में उन्होंने वो सारे काम किए जो मनुष्य को प्रकृति से, पर्यावरण से दूर लेके चला गया। पृष्ठभूमि को समझिए, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, सारी चीजें आप जानते हैं, समझदार हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो वास्तव में यहां पर आता क्या है, ओल्ड इंडिया के बाद में देखिए हमारे यहाँ मुगलों ने कोई वैसा टेक्नोलॉजिकल विकास नहीं किया था, कोई औद्योगिक क्रांति वो लेके नहीं आए थे। लेकिन जब हमारे यहाँ ब्रिटिश पीरियड आया, तो जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश काल में इनका जो प्रशासनिक नियंत्रण था, तो जल प्रणालियों के प्रशासनिक नियंत्रण में केंद्रीकरण हुआ, तो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो गया। ब्रिटिश काल में स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हुआ, पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हुआ। और यहीं से वो समय शुरू हुआ जब हम अपने खुद के विकास पर केंद्रित हुए और हमने किसी भी तरीके से कोई भी ध्यान प्रकृति पर नहीं दिया। यहां से क्या हुआ, और धीरे धीरे उसके बाद में देखिए अब क्या हुआ, हम उपभोक्तावाद की तरफ बढ़े, उपभोक्तावाद, हम पूंजीवाद की तरफ बढ़े, जहां पर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर लाभ इंपॉर्टेंट है, जहां पर पैसा इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रकृति इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर प्रकृति इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में? और इसी से बहुत सारी समस्याएं होंगी। मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया है, ठीक है। अब जब कोई निबंध आप लिखोगे, तो जैसे कोई भी निबंध लिखोगे इस पे, तो जाहिर सी बात है जब आपदा का प्रभाव क्या पड़ता है, आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपदा के प्रभावों के बारे में जब आप बताओगे तो कई आयाम इसमें आप ओपन करोगे, कई आयामों को आपको ओपन करना है। जैसे एक है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है यहां पर राजनीतिक, चौथा है
यहां पर पर्यावरणीय, एक आयाम है तकनीकी, इन आयामों पर आप बात करोगे, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी, इस तरीके से आप बात करोगे, है ना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो आप देखोगे ही किसी भी चीज का कैसे कब क्या हुआ था, ठीक है, और इनको आप लिखोगे। और जैसे ये प्रभाव पड़ेगा, अब आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, जन माल की क्षति होगी, सामाजिक, आर्थिक सामाजिक प्रभाव है, किसी का घर बह गया तो माल की क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, मान लो बाढ़ आई या भूकंप आया या भूस्खलन हुआ, ठीक है, तो उसको जानमाल की क्षति होती है ना, तो आर्थिक सामाजिक प्रभाव ये होंगे ना। कहीं पूरा पूरा गांव ही समाप्त हो गया, लोगों ने अपनों को खो दिया, कई बार पूरे पूरे परिवार एक एक घटनाओं में नष्ट हो जाते हैं, पूरा मतलब उनका पूरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है, बात समझ में। तो ये प्रभाव आप देखोगे, राजनीतिक प्रभाव देखोगे कि नहीं देखोगे। अब जैसे मान लो आर्थिक प्रभाव की आप बात कर रहे हो, तो आपदाएं वास्तव में क्या करती हैं, ये गरीबी लाती हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लेके जाती हैं, ले जाती हैं कि नहीं। और यहां पर जो लोग हैं उनके लिए आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाता है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं रह जाता है। ये क्या होते हैं, जैसे कृषि भूमि का विनाश हो गया, कृषि का विनाश हो गया, अब ये लोग कहां पे खेती करेंगे, क्या खाएंगे, है ना। ये लोग क्या हो गए, ऋणग्रस्त हो गए, ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना। और इन कारणों से जैसे ऋणग्रस्तता का जो चक्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर करता है, बहुत तेजी से प्रवासन होता है, होगा कि नहीं, मजबूर प्रवासन है ये कोई जाना चाह नहीं रहा है, लेकिन गांव में कुछ है ही नहीं है तो वो क्या करें, होता है कि नहीं। हाँ, अमन उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी अभी आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत है यहां पर इसके साथ में जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, जो हाशिए पर मार्जिनलाइज्ड पीपल है, हाशिए कह सकते हैं, हाशिए के समुदाय, इनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ये पूरा प्रभाव सामाजिक आर्थिक किस पे पड़ता है, असमान रूप से इन पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है, महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं कि इनका पति अगर मान लो किसी आपदा में नहीं रह गया या इनका पति प्रदेश चला गया, अब पूरा भार इन पे आ जाता है। इनको सामाजिक तौर पर भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। किसी महिला का पति नहीं रह जाता है तो उससे पूछिए उसका जीवन कैसा होता है, वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों को लेके पाल रही है, समाज भी उसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठा रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका, है ना। और इनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो दांव पर लग जाती है, इनकी जो सामाजिक सुरक्षा है ये दांव पर लग जाती है, बहुत समस्या होती है। सामाजिक सुरक्षा दांव पर, सामाजिक सुरक्षा इनकी दांव पर लग जाती है। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव ये मैं पूरा अभी कोई निबंध में आपको नहीं लिखवा रहा हूं, ये आपदा प्रबंधन पर किस अप्रोच पे आपको लिखना है और कौन कौन सी बातों पर को आपको समाहित करना है, बस मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं निबंध लिखा रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं केवल आपको एक ओरिएंटेशन क्लास देके ये बताना चाहता हूं, है ना। हाँ, अगर ऋण के कारण सरकार सब्सिडी देगी या आपदा में सरकार क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी, तो वो बोझ किस पे पड़ेगा, घूम फिर के तो अन्य लोगों पर ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, अन्य लोगों पर ही तो आएगा। तो इसलिए जो आपदा होती है वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समग्र जो आपका समाज है, एक समग्र जो परिवेश है उस पर प्रभाव डालती है। बात समझ रहे हैं, सब लोगों पर प्रभाव डालती है, पूरे देश पर प्रभाव डालती है, सरकार पर प्रभाव डालती है, आपकी राजनीतिक शक्तियां इससे निर्धारित होती हैं, आपकी विदेश नीति इससे निर्धारित होती है। आप जब अंदर से खोखले होते हैं, आप अंदर से कमजोर होते हैं, बार बार ऐसे झटके लगते रहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से विकास नहीं कर सकते। बात समझ में, तो इन चीजों को आपको मेंशन करना है ना। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम है, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम है, आपदा प्रबंधन ये देश का है, प्रबंधन अधिनियम कब का है, ये 2005 का। ऐसे ही स्टेट का भी है, उत्तर प्रदेश का राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002 का है, ठीक है। तो प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्यान्वयन के लिए बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, बहुत सारा फंड खर्च होता है ना, फंड जुटाना पड़ता है, पैसा जुटाना पड़ता है, प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं, प्रशासनिक कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं, अब पूरा महकमा इसमें बिजी हो जाता है।
अगर किसी जिले की किसी तहसील में बाढ़ आ जाए या किसी जिले में आ जाए तो आप देखेंगे सारे काम विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएंगे। उस समय केवल और केवल डीएम, एसडीएम और जितने भी लेखपाल और जितने भी राजस्व विभाग के लोग हैं सब वही जुटे रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ का जो यूपी का एक्ट है वो 2002 का है। कैसर जहां यू आर राइट, 2002 का एक्ट है यूपी का, यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो यूपी का 2002 का है। लग जाते हैं सारे लोग कि नहीं। और पर्यावरणीय तो आप जानते ही हो, है ना, क्या आयाम है भाई। पर्यावरणीय आयाम क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम में बदलाव हुआ है, तो जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी आप देखोगे तो मौसम प्रणाली बदली है। इस आयाम पे आप विचार करिए। और ये जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, गाड़ियां रोडों पर बढ़ रही हैं, विकास की अंधी दौड़ में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम बिल्कुल पर्यावरण के बारे में सोचते ही नहीं है। हमने शुरुआत कहां से की थी कि पहले प्रकृति के साथ हम रहते थे और फिर हमने क्या किया, हम प्रकृति से विमुख होते चले गए, दूर होते चले गए। तो जलवायु परिवर्तन से मौसम प्रणालियों में तीव्र बदलाव हुए हैं। आप देखोगे, इसके अलावा आप देखोगे नदियों में गाद जमी है। नदियों में गाद का जमाव होता है कि नहीं होता है? तो नदियों में गाद का जमा हुआ है। आप देखोगे पहाड़ों पर सड़कें बनाई गई हैं, पहाड़ों पर सड़कें बनाई गई हैं। तो सड़कें बनाई गई हैं तो इससे वहां पर दिक्कत होगा कि नहीं, है ना। मैदानों में अवैध अतिक्रमण किए गए, जो बाढ़ के मैदान थे, मैदानी भागों में अवैध अतिक्रमण वहां पर है। लोग जहां पर नदियां बहा करती थी वहां पे मकान बना के रखे हैं कि नहीं। तो इन चीजों से अब जब होगा क्या होगा, ये कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो भौतिक संरचना है वो नष्ट हो जाएगी, भौतिक संरचना पर प्रभाव पड़ेगा। सड़क है, रेलवे है, इस पर सब पर प्रभाव पड़ेगा। अस्पताल है, विद्यालय है, स्कूल, उन पर प्रभाव पड़ेगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी वो नष्ट होगा। और अगर ये सारी चीजें नष्ट हो रही हैं तो सरकार को तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। और भी यहां पर आप लिख सकते हो, संचार है, कम्युनिकेशन पूरा। अब इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा ठप हो जाएगा ना। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कनेक्टिविटी, है ना, संचार का लॉस हो जाएगा, है ना। परिवहन बाधित हो जाएगा। और परिवहन की बाधा से तो भी समस्या आएगी ना। बाढ़ आने से, भूकंप आने से केवल जो डायरेक्टली नुकसान होता है वही थोड़ी ना होता है कि पानी भर गया बस। तो इसीलिए इसके परिणाम जो होते हैं, प्रभाव जो पड़ते हैं वो दूरगामी होते हैं। ठीक है, तो मुख्य आप यही लिखोगे। लेकिन आपने ये बताया तो कहीं पर भी आप जब इसको लिखने लगोगे तो सुधार करने की बात आप करोगे तुरंत। बहुत सामान्य शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। निवारण की बात आप करोगे, ये भी बॉडी पैराग्राफ का ही पार्ट होगा, है ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर बहुत सारे लोग बस केवल एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं, अमूर्त बातें करते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा डेटा समर्थित समाधान दीजिएगा, है ना। डेटा समर्थित समाधान का मतलब है कि यहां पर आप क्या करेंगे, सरकारी पहलों के बारे में बताएंगे। यहां पर कुछ फैक्ट रखेंगे, कुछ सरकारी पहले बताएंगे। यहां पर आप कुछ देखेंगे कि कैसे ऐसा खाका बना लेना है कि डेटा और प्रसंग के अलावा बाकी सब किसी में फिट हुआ। यस, अब समझ में आया, यही काम करना है। तो यहां पर थोड़ा सा आप फैक्ट की बात करेंगे, यहां पर आप हवा में बात नहीं करेंगे। लोग बहुत बार ऐसे लिख देते हैं कि आपदा बहुत गंभीर समस्या होती है और आपदा से निपटने के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, और सरकार की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है और वो अगर होती है और प्रशासनिक महकमा जुट जाता है तो उससे बाहर निकला जा सकता है। नहीं जुट पाता है तो जानमाल की क्षति बहुत ज्यादा होती है, लोग भाग परेशान होते हैं। हवा में बातें नहीं करना है आपको, ये सब हवाबाजी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट देने हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि तैयारी जो हम कर रहे हैं वो आपदा पूर्व तैयारी क्या होगी और आपदा के बाद की तैयारी क्या होगी। तुरंत इसको बांटिए भाई, आपदा पूर्व क्या होंगी और आपदा पश्चात क्या होंगी। दोनों तरीके की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और आपदा पूर्व तैयारी में तुरंत, मतलब ऐसे टेबल बनाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको लिखने के लिए, सोचने के लिए बता रहा हूं। तुरंत आप आपदा पूर्व में क्या बताओगे कि यहां पर पूर्व चेतावनी आपको देनी पड़ेगी। पूर्व चेतावनी प्रणाली यहां पर ये रखनी होगी।
यहां पर आपको प्रौद्योगिकी उन्नत करनी पड़ेगी, प्रौद्योगिकी उन्नत करनी पड़ेगी। हर निबंध में ये फिट होगा, कम ज्यादा हर निबंध में ये फिट होगा। ठीक है, आपको स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय सामुदायिक और पारिस्थितिक मॉडल है उसको विकसित करना पड़ेगा, ये पहले ही करना है। स्थानीय सामुदायिक और पारिस्थितिक मॉडल, पारिस्थितिक मॉडल है ना, इसका विकास आपको करना पड़ेगा। ये हर जगह रखिए आप, ठीक है, ये काम आपको करने होंगे। आपदा पूर्व ये चीजें हैं, किस समुदाय प्रतिक्रिया, और आपदा के पश्चात क्या होगा, आपदा के पश्चात क्या होगा, आप लोग जरा बताइए, आप लोग बताइए। जैसे आपदा के पश्चात बहुत सारे होते हैं, एक जैसे बचाव एवं राहत कार्य, ये आपको करना पड़ेगा। आपको आपदा पश्चात स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी। आपदा पश्चात आपको पुनर्वास पर ध्यान देना होगा, पुनर्वास पर ध्यान देना होगा, है कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, यस, फर्स्ट ऐड जो आपने लिखा वो यही बचाव एवं राहत कार्य में आ गया। आर्थिक मदद आपको करनी पड़ेगी, आर्थिक मदद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? वेरी गुड, है ना। सामुदायिक प्रतिक्रिया यहां पर अच्छी होनी चाहिए, सामुदायिक प्रतिक्रिया, इसको भी तैयार करना पड़ेगा। कोई भी निबंध आपको लिखना हो, निबंध तो मैं आपको करा ही दूंगा, 3 4 5 तीन निबंध तो मैं करा ही दूंगा। एक अभी भूस्खलन पे हो जाएगा, बाढ़ पे हो जाएगा, सूखा पर हो जाएगा, तुरंत सभी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों में काम की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, लोगों को पुनर्वास उपलब्ध कराना, लोगों का अच्छा देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम लोग थोड़ा सा और ध्यान नहीं देते। स्वास्थ्य सुविधाओं में आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल तो है ही है, फिजिकल के साथ साथ यहाँ पर मेंटल भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर शारीरिक तो है ही है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होना चाहिए। आपदाएं केवल आपको भौतिक तौर पर प्रभावित नहीं करती हैं, आपदाएं क्या करती हैं, आपदाएं आपको भौतिक तौर पर प्रभावित करने के साथ साथ मानसिक तौर पर प्रभावित करती हैं। उसकी जो छाप होती है वो वर्षों तक नहीं मिटती है। सपोर्ट की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, लेकिन इन चीजों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। हाँ, अब पुनर्वास में आप जाएंगे तो दूसरी जगह पर उनको जगह दी जाए, टेंट की व्यवस्था की जाए, खाने पानी की व्यवस्था की जाए, राहत कार्य में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए। बाढ़ आई है, मान लो बाढ़ की बात करें तो डेंगू मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो जल जनित बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, लोग बीमार बहुत तेजी से होने लगेंगे, बुखार छोड़ नहीं रहा है, पैसे है नहीं, इलाज कहाँ से कराएंगे, पानी भरा है वहां पे तो कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, हॉस्पिटल में भी पानी भर गया है तो वहां पर शिविर लगाने पड़ेंगे, लोग जाएंगे, लोग मिलेंगे उनसे, दवाएं उनको फ्री में बांटनी पड़ेंगी, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपदा, और पहले क्या करना है, जैसे आपदा पूर्व की बात करें, जैसे चेतावनी प्रणाली है पहले ही अगर बता दी जाए, है ना, जैसे हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष सुदूर संवेदन केंद्र है ना, यहाँ पर आप देखोगे जो NRSC है, NRSC, तो NRSC द्वारा जो डेटा तैयार होता है, जो डेटा लिया जाता है, ये डेटा सैटेलाइट से निकाला जाता है, और इस डेटा के आधार पर, ये जो डेटा है, इस डेटा के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि आप बाढ़ और सूखा, भूस्खलन और इन सारे क्षेत्रों का डेटा निकाल लीजिए कि यहाँ पर ये घटनाएं हो सकती हैं, और पहले से आप क्या करिए, एक एटलस तैयार कर लीजिए, और यहां से जब एटलस तैयार हो गया, क्या हो गया, यहाँ एटलस तैयार हो गया, तो इस एटलस में ये रहेगा ना कि कहां पर बाढ़ आ सकती है, कहां पर सूखा आ सकता है, कहां पर भूस्खलन हो सकता है, कहां पर कौन सी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, तो वहां के लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया जाएगा, है ना। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए हैं, जैसे ऑटोमेटिक जो वेदर स्टेशन होते हैं, ये अमेजॉन बेस्ड सर्विसेज नहीं है, ऑटोमेटिक
जो वेदर स्टेशन, तो ये ऑटोमेटिक जो वेदर स्टेशन है ये यूपी ने 450 लगाए हैं। अब इससे पता चल जाता है ना कि कहां पर कितनी बारिश होगी, कहां पर क्या होगा, है ना। ऑटोमेटिक रेन गेज है, एआरजी ऑटोमेटिक रेन गेज। अब ये ऑटोमेटिक जो रेन गेज है ये क्या करते हैं, ये नापते हैं कि कितना पानी, जल का स्तर कितना बढ़ रहा है, और अगर इसमें पता चलता है कि ये बढ़ के ज्यादा हो रहा है तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है, पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है, ब्लॉक स्तर पर डेटा मिल जाता है, एक एक ब्लॉक लेवल पे। तो पूर्व चेतावनी से हमारी क्या होती है कि जो आपदा को हम रोक तो नहीं सकते लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। किसी घटना को आपदा बनने से हम रोक सकते हैं। प्राकृतिक घटना, बाढ़ आना एक प्राकृतिक घटना है, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है इशू की बाढ़ आ गई। भाई बाढ़ क्या है, नदियों में जल का स्तर बढ़ना, जिसके विभिन्न कारण होते हैं। नदियों का केवल जल स्तर बढ़ने से बाढ़ नहीं आती है, जल स्तर बढ़ता है, और कहीं कहीं पे नदियां नहीं होती है, बाढ़ आ जाती है, जैसे शहर के अंदर बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ की जब परिभाषा आप दीजिए तो बाढ़ की परिभाषा में, ठीक है, बाढ़ की परिभाषा में मत लिखिए कि नदियों के बीच में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, बीच में कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा, ना किसी बैच की और ना पीडीएफ की और ना किसी तरीके से। आप लोग खुद तो डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल नहीं, बाद में आप लोग हम छोड़ देंगे तो बाद में बतिया लीजिएगा, ग्रुप में बतिया लीजिए, जैसे करिए, वहां से अपने एक दूसरे से नंबर ले लीजिए, इससे डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है, बात को समझा करिए, आप लोग बड़े हो गए, छोटे बच्चे नहीं है, सब बच्चों के मतलब कई लोग पापा मम्मी भी हैं इसमें, और अगर नहीं है तो चाचा चाची बुआ तो है ही है। कहने का मतलब बीच बीच में आप लोग कहीं बैच कहा जाता है, कहीं पीडीएफ कहा जाता है, कहीं ये कैसे करें, कहीं वो कैसे करें, ये सब क्या करते रहते हैं, बात समझिए। ठीक है, तो इससे क्या होती है, जब सार्वजनिक उद्घोषणा कर दी जाती है तो कई बार बहुत आसान हो जाता है। तो ये उन्नत प्रौद्योगिकी है, उन्नत प्रौद्योगिकी है, जिसका नतीजा है कि हम पूर्व चेतावनी प्रणाली दे सकते हैं, मतलब हमारी बन गई है, हम पूर्व चेतावनी दे सकते हैं। और स्थानीय सामुदायिक और पारिस्थितिक मॉडल का जो विकास है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र का उदाहरण आप लें तो वहां पर बुंदेलखंड इनिशिएटिव फॉर वाटर एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स, यहां पर विवाल की बात मैं कर रहा हूं, बुंदेलखंड इनिशिएटिव फॉर वाटर एंड एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, वाटर एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, ये बुंदेलखंड की बात है। तो यहां पर आप देखोगे तो इसके तहत 54 से अधिक पारंपरिक तालाबों का क्या किया गया, पुनरुद्धार कर दिया गया, और वहां पे जो गाद जमा था उसको हटा दिया गया। कुछ केस हिस्ट्री मैंने क्या कहा है कि यहां पर आप ठोस बात कीजिएगा, डेटा समर्थित बात कीजिएगा, यहां पर आप हवाबाजी मत कीजिएगा। मैंने देखा है कि लोग हर जगह हवाबाजी करके निकल जाते हैं, बस ऊपर सतही सतही। ये बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ से निपटने के लिए बहुत बड़े इंतजाम करने पड़ेंगे, बड़े इंतजाम करेंगे, है? बात समझ में आ रही है? समझो आरबिया जो हम करा रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है ना, हम सामान्य से हिंदी बोल रहे हैं, सामान्य से इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब आप आज से शुरू करो, पीछे की क्लासेस देखो, मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपदा पर जब कोई निबंध आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, आपदा पर जब निबंध आएगा तो किन किन डायमेंशंस पे आप विचार करेंगे और क्या क्या ध्यान देंगे, ये तो बात आपको समझ में आ रही है ना। तो सारी टेंशन को आप छोड़ दो, आप इस चीज पर ध्यान दो कि वास्तव में हम करेंगे क्या, है ना। हाँ, फैक्ट थोड़े से होने चाहिए, वो सपोर्ट करते हैं, बात समझ में। तो ये काम आप करो। तो यहां पर जो पुनरुद्धार किया गया, तो आपने लिखा कि 54 से अधिक पारंपरिक तालाब थे जिनका पुनरुद्धार कर दिया गया, वहां के गाद को, सिल्ट को हटा लिया गया, तो वहां पर जल सुरक्षा अपने आप उपलब्ध हो गई, है ना। एक वहां पर हवेली एक जो इक्रीसेट है, इक्रीसेट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, पुनर्जीवित किया गया हवेली जल संचयन प्रणाली। हवेली का आप एग्जांपल दे सकते हो, हवेली सर्च कीजिएगा इसको गूगल पे, हवेली थोड़ा सा पढ़िएगा, तो 2 से 5 मीटर तक वहां पर भूजल के स्तर को बढ़ा दिया गया। अब आप सोचो, अगर 5 से 2 मीटर तक भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, भूजल भी तो एक संकट है, समस्या है कि नहीं। जल कैसे, आप समझिए कि कितनी बड़ी समस्या है, अगर जल की कमी हो जाए या जल प्रदूषित हो जाए। हाँ,
केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, इससे भी बाढ़ को कंट्रोल करने का काम किया गया। ये सभी चीजें आप वहां पर लिख सकते हैं। बात समझ में? तो ये बिल्कुल पारिस्थितिक मॉडल है। ये बिल्कुल क्या है, ये स्थानीय सामुदायिक विकास को दिखा रहे हैं, है ना? ठीक है। अब और भी चीजें हैं, जैसे कृषि अनुकूलन को बढ़ावा देना। ये कृषि अनुकूलन, अब यह बाढ़ पूर्व और उसमें ना बांट के हम इसको ऐसे देखें तो कृषि अनुकूलन। अब कृषि अनुकूलन की बात करें तो जैसे ऐसे बीजों का विकास किया जाए, इसमें भी प्रौद्योगिकी की बात आती है। ऐसे बीजों का विकास किया जाए जो अगर बाढ़ आ जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो तभी वो फसल पैदा हो जाए उनसे। बात समझ में? ऐसे बीजों का विकास कर दिया जाए जो सूखा पड़ जाए तब भी, ऐसे बीजों का विकास किया जाए कि पौधे जल में डूब जाए तब भी वहां पर आसानी से उत्पादन हो सके, कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्या है, कृषि अनुकूलन को बढ़ावा देना। और आईसीएआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है। स्वर्ण सबवन, ये बाढ़ प्रतिरोधी जलमग्न संहिताशील ये फसलों की किस्म है जो 14 दिनों तक पानी में डूबी रहेगी, तो नॉर्मल फसल सड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और ये 39% अपना उत्पादन बढ़ा देगी। अगर 1 क्विंटल होना था तो 1 क्विंटल 39 किलो होगा, ऐसा पाया गया। यानी कि आपदा में अवसर, अगर बाढ़ आ गई है तो बाढ़ में हम उत्पादन ज्यादा ले लेंगे, बाढ़ आ गई है तो चिंता की बात नहीं है, किसी भी तरीके से कोई चिंता नहीं करना है, यहां पर उत्पादन और बढ़ जाएगा। अरे हम अभी बाढ़ का निबंध कहां बता रहे हैं, हम तो उदाहरण आपको दे रहे हैं, अभी भूस्खलन फिर से बताएंगे। सामुदायिक, अब जैसे बचाव और राहत कार्य, मैंने आपको बताया कि फिजिकल और मेंटल दोनों होना चाहिए। जैसे बचाव और राहत कार्य में क्या होना चाहिए, बचाव और राहत कार्य में होना ये चाहिए कि आप हर तरीके से बचाव और राहत कार्य करना है तो आपको खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, दवाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं, रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आर्थिक सहायता आपको देनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। और सामुदायिक प्रतिक्रिया का यहाँ पर बहुत योगदान हो जाता है, महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। सामुदायिक प्रतिक्रिया क्या है, आपदा मित्र योजना एक हमारे यहाँ, आपदा मित्र। तो आपदा मित्र क्या करते हैं, प्रशिक्षित ग्रामीण स्वयंसेवक होते हैं, प्रशिक्षित ग्रामीण स्वयंसेवक होते हैं। और प्रशिक्षित ग्रामीण स्वयंसेवक ये क्या करते हैं, इसमें 30% महिलाएं भी होती हैं, 30% इसमें वुमेन्स होती हैं, महिलाएं। ये क्या करते हैं, ये आधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों और बीमा सुरक्षा से लैस आपदाओं के साथ गोल्डन आवर प्रतिक्रिया करते हैं। गोल्डन आवर प्रतिक्रिया कौन बताएगा, गोल्डन आवर प्रतिक्रिया, गोल्डन आवर क्या होता है, कौन बताएगा? गोल्डन आवर प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि अगर दे सकते हैं जीवों का भी, जीव जंतुओं का भी पारिस्थितिकी के लिए तो बहुत जरूरी है ना, जीव जंतु। चलो बताओ गोल्डन आवर क्या होता है, अमन आप बताओ, अमन तिवारी, शिवांगी, माधुरी आप बताओ। हाँ मैंने लिखा है, लेख मेरे छपे हैं, ठीक है, मेरे लेख छपे हैं, कई बार छपे हैं। गोल्डन आवर क्या होता है आपदा के संबंध में, पहला 1 घंटा जो शुरुआती 60 मिनट होता है, जिसमें अगर पीड़ित को, बिल्कुल सही आप बता रहे हो, पीड़ितों को सही वक्त पर त्वरित कार्यवाही करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, चिकित्सा सहायता उनको दे दी जाए, तो उनकी जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, उनकी मृत्यु का जोखिम बहुत कम हो जाता है। तो ये गोल्डन आवर क्या होता है, पहला 1 घंटा होता है, पहला 60 मिनट होता है, पहला 60 मिनट होता है। बात समझ में, पहला 60 मिनट होता है। और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एड अगर मिल जाती है, जो अभी अमन बात कर रहे थे, फर्स्ट एड अगर मिल जाती है तो लोगों की जिंदा रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मान लीजिए कि भूकंप आ गया और भूकंप में लोग चोटिल हो गए, घायल हो गए, खूब ज्यादा ब्लड निकल रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, उनका ब्लड जो निकल रहा है उसको रोक दिया जाए, इंजेक्शन दे दिए जाए, दर्द की इंजेक्शन दे जाए। हार्ट अटैक कई बार हो जाता है, आपको पता है बहुत बार लोग इसलिए नहीं मरते कि वो बहुत ज्यादा चोटिल हो गए, वो घबरा जाते हैं बहुत बार कि अब तो हम मर जाएंगे, और सामान्यतः उनका हार्ट अटैक हो जाता है ना, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, कई बार मैं एग्जांपल दे चुका हूं।
एक हमारे गांव के पास की बात है, मतलब ये बिल्कुल असली घटना है। तो उसमें छप्पर चढ़ाना जानते हो ना, छप्पर चढ़ाया जाता था गांव में। अब तो छप्पर रह नहीं गए धीरे धीरे। तो छप्पर चढ़ाया जाता था, तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था। तो लोग छप्पर चढ़वा रहे थे। तो जिनका छप्पर था वो अपना भी उसमें, भाई वो तो मदद करेंगे ही। तो बीच में एक कोरव होता है, कोरव पे ये पूरा छप्पर ऐसे बीच में एक ऐसे होता था ना, इसी पे इधर छप्पर ऐसे और इधर छप्पर इस तरीके से चढ़ा दिया जाता था इसी के ऊपर। तो यहाँ पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था, छप्पर को खींच रहा था, और वहां पर उसके पैर में चोट लग गई, खून निकलने लगा थोड़ा सा। तो अपना उसने अपना पूछा पाछा उसको, जो भी वहीं पे बैठे बैठे, और फिर थोड़ा सा खून निकला था, वो आके फिर अपना छप्पर पर चढ़ गया नीचे। छप्पर के नीचे वो लेटा हुआ था और पानी वानी पिया उसने। 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीत गए। थोड़ी देर बाद उसको नजर आया कि जहां पर वो बैठा था, इस वाले इसको कोरो बोलते हैं, ये परिभाषिक शब्द है कोरो। यहां पर जहां बैठा था वहां पर एक सांप का केचुल लटक रहा है। तो उसने देखा यार ये तो वही जगह है जहां पर मैं बैठ के छप्पर चढ़ा रहा था, ये तो वही जगह एग्जैक्ट। तो उसने फिर अपने पैर को देखा जहां पर उसको चोट लगी थी, तो उसको लगने लगा कि सांप काटा है। और आधे घंटे के अंदर उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो खत्म हो गया। अब देखिए कैसे रिलेट हुआ। जाहिर सी बात है वो सांप बहुत जहरीला नहीं रहा होगा। अगर वो सांप बहुत जहरीला होता तो उसी समय वो मर गया होता। हो सकता है कि उसको सांप ने काटा ही ना रहा हो, अगर काटा भी था तो बहुत जहरीला नहीं था। अब वो जो उसको ऐसे खोंच लगी हुई थी, पैर में जो चोट लगी थी, तो वो उसको सांप के दांत की तरह नजर आने लगी। यानी कि इसने उसको रिलेट किया कि वो जो काटा था जो भी था वो सांप था, और वो सांप था वो जहरीला था, और ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, और इसने ऐसे फील किया और ये खत्म हो गया। तो कई बार जो आपदाएं होती हैं, कई बार जो संकट आते हैं, उसमें लोग इसलिए नहीं मरते कि उनको इतनी ज्यादा चोट लग गई है कि अब बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। उनको ये यकीन हो जाता है कि अब वो मर जाएंगे, उनको ये यकीन नहीं रह जाता कि अब वो बचेंगे। तो इसी में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कई बार समस्या हो जाती है। संदेह हुआ और पूरा आपके देखिए, आप शरीर के बायोलॉजिकल मॉडल की अगर बात करें तो आपका शरीर बीमारी से ग्रसित होता है, या किसी भी शरीर में कोई जो समस्या होती है वो केवल शारीरिक नहीं होती है, वो मानसिक भी होती है। वो मानसिक भी होती है। लगातार रहने वाला स्ट्रेस एक दिन डिप्रेशन में बदल जाता है, और जो क्रोनिक डिप्रेशन होता है, क्रोनिक स्ट्रेस होता है, जब आप डिप्रेशन में चेंज हो जाएगा वो, फिर उसका हार्ट पे, इम्यून सिस्टम पे प्रभाव पड़ने लगता है। डायबिटीज, कैंसर, अन्य जो लाइफस्टाइल बेस्ड जो आपकी आजकल की बीमारियां हैं वो इसीलिए हो रही हैं। हम फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हम कम करते हैं। सबसे ज्यादा चलना चाहिए पैर, पैर पे इंसान का पूरा शरीर है। जब से हम इरेक्टस की बात हम कर रहे थे, जब हम खड़े हुए तो सबसे ज्यादा पैर ही एक्टिव था हमारा। दौड़ धूप के हम अपने खाने पीने की खोज में दिन भर लगे रहते थे, लेकिन खाने पीने की खोज में अब बैठना पड़ा, क्योंकि लैपटॉप पे दिन भर बैठ के काम हो जाता है, और दिन भर लैपटॉप पे बैठ के अगर आजीविका चल रही है, ठीक है ना, तो आप ये समझिए कि हमने चलना फिरना बंद कर दिया तो ये सारे रोग बढ़ते चले गए। तो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। तो आपदा में भी इसको आप रिलेट कीजिएगा। मेरे कहने का केवल मतलब ये है, आप एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। आप केवल ये ना सोचिए कि बस आपने आपदा आई, आपदा को लिख के खत्म कर दिया। हाँ, क्या है, जिन लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के साथ ऐसा ज्यादा होता है। यस सर, अब ये तो सभी दवा फर्स्ट एड में रखने लायक है, बिल्कुल रखने लायक है। स्नेक बाइट के सिर्फ 45 मिनट की देरी से डेथ हो सकती है। यस यू आर राइट सर, मुझे भी एक छोटा सा सांप काटा था बचपन में, बट मुझे पता नहीं था कि ये सांप है। बट दूसरे दिन वही सांप मेरी बुआ को काटा और वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना पड़ा। सब कहते थे कि मुझे सांप से भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहते थे। ठीक है ना। तो ये देखो, यही बात, यही मैं बता रहा हूं। तो आपदा के समय ये रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपदा के समय आपको ये ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप कहीं पर भी हैं, आपने घर में हैं, आप स्कूल में हैं, आप ऑफिसर बन जाएंगे, कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा, ये जिंदगी है, कहीं ना कहीं तो आप रहोगे ही, कुछ करोगे। लेकिन आपदाएं कहीं भी आ सकती हैं, कहीं पर कोई घटना हो सकती है, रोड हादसे होते रहते हैं। तो गोल्डन आवर का समय जो मैंने आपको बताया, गोल्डन आवर, तो गोल्डन आवर को आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आर्थिक मदद तो करनी ही पड़ेगी, गवर्नमेंट भी करती है। और हमेशा जब निबंध का आप समापन करेंगे, बॉडी पैराग्राफ ये पूरा खत्म हुआ, अब हम बात कर रहे हैं निष्कर्ष की। तो निबंध का जब समापन करेंगे, निष्कर्ष जब ये समापन करेंगे, तो समापन में हम, आपदा कोई अच्छी चीज नहीं है, और लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि समापन आशावादी होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं समापन दूरदर्शी होना चाहिए। तो आपको मेरे ऊपर गुस्सा लग सकती है। मैं आपसे कहूंगा कि समापन नीति उन्मुख होना चाहिए, दुख भरी कहानी नहीं होनी चाहिए, है ना, है ना। हमेशा समापन में बिल्ड बैक बेटर, बिल्डिंग बैक बेटर की अवधारणा होनी चाहिए, है ना। हमेशा न्यूनीकरण की बात होनी चाहिए। कोई भी आप आपदा लिख रहे हैं, न्यूनीकरण की बात होनी चाहिए, और न्यूनीकरण का एकीकरण यह होना चाहिए, हर एक क्षेत्र में न्यूनीकरण, है ना। और नीति उन्मुख का मतलब क्या है कि नीतियां कैसी हो, दर्शन इसका क्या होना चाहिए, किसी भी नीति का दर्शन क्या होना चाहिए। दर्शन यह होना चाहिए कि नीतियां कैसी हो, नीतियां ये प्रकृति के नियमों का सम्मान करने वाली, नीतियां प्रकृति के नियमों का सम्मान करने वाली हो। ऐसा होना चाहिए। और अगर इस तरीके से, इसका दर्शन का मतलब यह है कि इसमें क्या निहित भाव होने चाहिए, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको दूरदर्शिता का मतलब क्या है कि कोई भी नीति आप बनाइए तो उस नीति में यह ना हो कि त्वरित समाधान की केवल आप बात करें, उसमें आप बात करिए उनकी कि आगे आगे कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, उन बातों की बात करें, मतलब की चर्चा करिए। और आशावादी का मतलब ठीक है कि हम प्राकृतिक घटनाओं को नहीं रोक सकते, प्राकृतिक घटनाएं होंगी, प्राकृतिक घटनाएं होंगी, निश्चित होंगी, लेकिन आपदा बनने से इसको रोका जा सकता है, आपदा बनने से रोक सकते हैं, आपदा बनने से इसको रोक सकते हैं। यही दूरदर्शिता है, यही आशावादिता है ना। आपदा में अवसर की अवधारणा होनी चाहिए, नहीं अवसर मिले तो कम से कम, है ना। जैसे हमने यहां पर बात की थी कि शुरुआत में आपको यह बताना है, यहां पर हमने बात की थी, कभी भी जब शुरुआत करिए, कहां चला गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये होना चाहिए, ये ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई प्राकृतिक घटना, बस ये बताना था मुझे। 1 मिनट रुकिए, एक चीज और क्लियर कर दूं, बस आपका काफी सही हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसी ही बात की थी। हाँ, प्रश्न मेरा ये है कि आप लोग ये बताएंगे, सीमित कर सकता, ठीक है, ये फ्यूचर प्री प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, है ना। वो तो हम जहां पर होगा तो हर टॉपिक के हिसाब से अलग करेंगे। किसी प्राकृतिक घटना और आपदा में क्या अंतर होता है, आपदा कैसे बन जाती है कोई घटना, ये आप हमको बताइए, ये चीज बताइए। आपदा कब होती है, देखो जैसे भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है, समय समय पर कोई अभी भूस्खलन नहीं हो रहा है, ये आप इतिहास उठा के देखेंगे, जब से पर्वत पहाड़ है तब से हो रहा है ना। हमने कहा था कि कोई खतरा होता है, प्राकृतिक तौर पर खतरा होता है, तो ये प्राकृतिक घटना हो सकती है कि खतरा है कि यहां पर ये पर्वत का टुकड़ा, ये पहाड़, ये पत्थर का टुकड़ा गिर जाएगा। हाँ, हमें लौटना है या खत्म होना है, या आपदाएं हम पर छोड़ देती हैं। भविष्य का सुरक्षित भारत वही होगा जो आपदाओं से डरने के बजाय उनसे सीखना जानता हो। बिल्कुल सही बात है,
यस। तो जो प्राकृतिक घटना होती है, आप यहां पर देखेंगे कोई प्राकृतिक घटना है, तो प्राकृतिक घटना को हम क्या कहते हैं? मतलब ये खतरा है, यहां पर खतरा है, लेकिन ये हजार्ड कब बनता है? ये प्राकृतिक घटना, खतरा तो रहते हैं, लेकिन ये खतरा मतलब सॉरी हजार्ड, ये डिजास्टर कब बनता है? ये खतरा है, यानी कि हजार्ड है, हजार्ड है। और ये क्या बना? आपदा, यानी कि ये डिजास्टर बन गया। डिजास्टर कब बनता है? तो डिजास्टर कैसे ये बनता है? जब पहली चीज इसमें होगी, कौन बताएगा? जब लोग और संपत्ति इसके संपर्क में आ जाए। लोग और संपत्ति संपर्क में आ जाए, तब बन जाएगी, है ना? जब इसमें संवेदनशीलता हो, संवेदनशीलता बढ़ जाए, यानी कि संवेदनशीलता बढ़ने का मतलब क्या है? संवेदनशीलता ज्यादा हो और निपटने की क्षमता कम हो, निपटने की क्षमता इसमें कम हो जाए, तो ये बन जाता है। यानी कि यहां पर नुकसान आवश्यक नहीं है प्राकृतिक घटना में। इसको आप देखोगे तो यहां पर नुकसान आवश्यक नहीं है। यहां नुकसान आवश्यक नहीं है। घटनाएं होती रहती हैं, वीरान में हो जाए, पूरा पर्वत ही नीचे गिर जाए, वहां गाड़ियां नहीं है, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, वहां पर कोई घर मकान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एक असामान्य सी घटना होगी, जैसे भूकंप, अगर हिमालय क्षेत्र में कहीं आता है जहां गांव नहीं बसे हैं, शहर नहीं है, कोई पर्यटन स्थल के तौर पर विकास नहीं हुआ है, तो ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है? यहां नुकसान आवश्यक नहीं होता है, ठीक है? ये सामान्य घटना होती है। ये क्या होती है? सामान्य घटना। सामान्य घटना प्रकृति में होती रहती है, लेकिन आपदा तब बनती है जब नुकसान होता है। यहां पर नुकसान आवश्यक है, यहां पर जनधन की हानि होती है। बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखिएगा। जान माल का व्यापक स्तर पर नुकसान होता है ना? यहां पर वो भी व्यापक नुकसान होता है, थोड़ा बहुत नहीं, यहां पर व्यापक नुकसान होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, व्यापक स्तर पर नुकसान होता है। जैसे समुद्र के बीच में भूकंप आ जाए, क्रियाएं चलती रहती हैं, समुद्र के बीच में भूकंप आएगा तो समुद्र के बीच में भूकंप आने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई रह नहीं रहा है, तो वो प्राकृतिक घटना है। लेकिन वही भूकंप किसी घनी आबादी वाले शहर में आ जाए, जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है, वहां पे बाढ़ आ जाए, और वो क्षेत्र ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहां पर खेती किसानी भी नहीं होती है, पानी भरता है चला जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं। हालांकि ये वैसे क्षेत्र बच्चे बहुत कम है, तो उसको हम कहेंगे अरे प्राकृतिक घटना है, बाढ़ गया। लेकिन नदी नहीं है, और बेंगलुरु में ड्रेनेज सिस्टम, या गुड़गांव आप दिन में जाएंगे, दिन की बात नहीं है, सामान्य दिनों में जाएंगे, दिन और रात में जाएंगे तो रात में और अच्छा लगेगा। मैं गलत बोल गया, मैं कह रहा था बेंगलुरु आप जाएंगे, वहां पे गुड़गांव आप जाएंगे, और गुड़गांव आप जाइए, और अगर सामान्य मौसम है तो आपको लगेगा आप कैलिफोर्निया वगैरह में आ गए। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बढ़िया बिल्डिंग्स, इतना सब कुछ टॉप क्लास, बिल्कुल सब कुछ लगेगा। महंगाई इतनी ज्यादा कि लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं। अभी मैं 3-4 महीने पहले वहां 3 दिन के लिए था, तो और फिर मैं जब आने लगा वहां वापस, तो जानते हो क्या हुआ? बारिश हो गई। तो मैं अपनी ही कार से गया था, तो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था कि किधर लेके जाए, कहां डिवाइडर होगा, क्या, पूरा डबल सब भर गया। सामान्य में सब ठीक है, बारिश हो गई पूरा भर गया, तो वहां नदी नहीं है लेकिन बाढ़ आ गया। और उससे अगर ऐसा हो जाए कि लोगों की मृत्यु हो जाए, ऐसा हो जाए कि बिल्डिंग्स गिरने लगे, जनजीवन तबाह होने लगे, तो वो आपदा में परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, वाटर लॉगिंग है ना? जब जनमाल की हानि होती है, जानमाल की हानि होती है, जनजीवन प्रभावित होता है, सड़क नदी बन जाती है,
तो ये क्या है, ये सामान्य घटना ऐसी हो जाती है। बात समझ में? तो जन धन संपत्ति पर्यावरण, पर्यावरण को भी ध्यान रखिएगा, पर्यावरण को नुकसान होता है। बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ और सब गिर जाते हैं, जीव जंतु सब। अब बताओ, चींटी रह रही है बेचारी, अपना उसका छोटा सा एक बिल है, उसी में रह रही है 1000 चींटियां। अब वो भी तो बेचारी परेशान हो गई। कीड़े मकोड़े बहुत सारे रह रहे हैं, सांप बिच्छू सब रह रहे हैं तो वो भी सब, तो उनमें भी नुकसान हो। एक टॉपिक लीजिए जिसपे लिखने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक है, क्या दे दूं, भूस्खलन ले लीजिए। टॉपिक लीजिए, नोट करिए, टॉपिक नोट करिए, भूस्खलन। भूस्खलन यही टॉपिक है, ये वाला जो हमने शुरू में आपको ये दिया था। कितना मानव प्रेरित, कितना प्राकृतिक, ये पूछा गया है, इसी को लिखिए, मैं कल कराऊंगा इसको। कितना मानव प्रेरित, कितना प्राकृतिक, 2025 के पीसीएस का ये निबंध है, कितना प्राकृतिक, ये टॉपिक। कल इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, कितना प्राकृतिक, यही निबंध। ठीक है, बस इतना। इसको लिख के सोच के आइएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। कल यही टॉपिक है। टॉपिक अब मिल गया है, सोच के आइएगा। देखिए आप क्या सोचते हैं, मत लिखिएगा, पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। 10 मिनट का समय दीजिएगा, सोचिएगा कि जैसे मैंने बताने की कोशिश की है आज की क्लास में कि लिखेंगे, तो भूस्खलन पे कैसे लिखेंगे, भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, उससे क्या 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 नुकसान होते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उस पर कार्रवाइयां की जा सकती हैं कि भूस्खलन के जो कुप्रभाव है उनको कम किया जा सके, क्या उसके, है ना, सबनीकरण का हो सकता है तरीका।